हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रियंका वर्मा फ्रॉम जीपीसी बूंदी। आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है पावर जनरेशन, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। इसका कोड है ME305। पावर जनरेशन मतलब कि जो भी हम पावर यूज़ कर रहे हैं किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उसको हम जनरेट कैसे कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से उसे जनरेट किया जाता है, कौन से पावर प्लांट्स होते हैं, फिर एनर्जी के क्या सोर्स हैं। भाई पावर प्लांट रन होंगे तो उनको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी पहले, क्योंकि एनर्जी का कन्वर्जन ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन से ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हम पावर जनरेट कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम इसमें जो हमारा पहला जो चैप्टर है इसमें ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें हम बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की कौन कौन सी जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं, और उनका क्या इंडिया में इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस है, और ये कुछ नॉर्मल सी बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कोई भी मतलब वर्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक असेंशियल मतलब उसकी कैपेसिटी प्रोवाइड करती है वर्क परफॉर्म करने की। एनर्जी वो चीज़ है जिससे कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्क परफॉर्म करने में काम आती है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ करनी है या उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफ़ी डिपेंड करती है एनर्जी पे, कि एनर्जी सेक्टर उसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे सपोज़ अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, ऑफिसेज में काम कैसे होंगे, ये बेसिक कुछ चीज़ें। इसलिए हमें कंट्री को ग्रोथ करने के लिए वर्किंग ज़रूरी है, वर्किंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जैसे हम अगर पेट्रोल नहीं है तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है कि किसी भी कंट्री का एनर्जी सेक्टर है वो इतना सफिशेंट होना चाहिए ताकि कंट्री ग्रोथ कर सके, उसमें विकास हो सके। ठीक है, तो एनर्जी को हम सोर्सेज के बेसिस पे दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं कन्वेंशनल सोर्स, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल भी, कि जो हम अब तक यूज़ करते आए हैं और इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, और रिन्यू होते भी हैं तो एक बहुत लंबे टाइम में होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर में जाके रिन्यू होते हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल कौन से, नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, जो नए टाइप के जो एनर्जी के रिसोर्सेज होंगे जो रिन्यूएबल हैं। रिन्यूएबल मीन्स जिनको हम कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, जो डिप्लीट नहीं होंगे, जो ख़त्म नहीं होंगे, वो साथ के साथ खुद को रिप्लेनिश करते रहते हैं। जैसे अभी हम नॉन कन्वेंशनल अगर रिसोर्सेज को कन्वेंशनल रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो इसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल वो रिसोर्सेज हैं जो कि हम मतलब जिनको हम कमर्शियली यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, और नॉन कमर्शियल जो कि हम घर में यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कमर्शियल कौन से, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कोल है, जैसे सपोज कोल है तो कोल को आप कितना यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो है नहीं दिन रात हम कोल यूज़ करेंगे और वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कोल कहाँ से मिल रहा है हमें, इसमें अर्थ में से हम निकाल रहे हैं कोल, तो उसके लिमिटेड स्टॉक्स होंगे, उसकी जो माइंस हैं वो लिमिटेड होंगी। ऐसा नहीं है कि वो बस बहुत इतना ज़्यादा है कि वो रोज़ नया बन रहा है, नहीं, ये जो कोल भी बना है वो काफ़ी सालों में बना है, और ये अब जो बनेगा, जो आज जो भी फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी सालों बाद में हमें कोल के रूप में मिलेगा। मतलब इसके प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगते हैं, बहुत स्लो इसकी फॉर्मिंग की प्रोसेस होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। मतलब एक बार के लिए आप अगर इसको तेज़ी से यूज़ करोगे तो ये तेज़ी से ख़त्म होते चले जाएंगे, और हमें एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे यूज़ करने के लिए।
तो इसलिए हमें क्या है, बहुत ध्यान से इनको यूज़ करना पड़ता है। आज तक हम इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते आए हैं बेसिकली। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, कि जो भी पेट्रोल डीजल हम यूज़ कर रहे हैं, केरोसिन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये लिमिटेड स्टॉक है। होता है ना, तेल के कुएँ हैं तो उन कुएँ में से ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ही निकलता जाएगा। उनके कुछ अमाउंट है, उतना ही वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसको चाहे तो हम बहुत जल्दी यूज़ कर लें, या चाहे तो हम उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत धीरे धीरे समझदारी से यूज़ में लें, ताकि हम उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। तो ये जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इन्हें बहुत ध्यान से हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और डेवलपमेंट चारों तरफ बहुत तेज़ी से हो रहा है। हर कंट्री ग्रोथ करना चाहती है, एक दूसरे से होड़ मची हुई है। तो हमें इस कंपटीशन के इस टाइम में हमें ये चीज़ को समझना होगा कि हमें हमारे कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत समझदारी से यूज़ करें, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कमर्शियल, जिनको कि हम मतलब पावर जनरेशन में कमर्शियली यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नॉन कमर्शियल में कौन सा होता है? फायरवुड, जो लकड़ियाँ अपन चूल्हे में जलाते हैं, या फिर आग सर्दियों में जला लेते हैं। जिसका हम जो भी यूज़ करना चाहें, जो भी हमें पेड़ों से जो भी लकड़ी हम काट के लाएं, या जंगल में से हमें मिल गई है, वो सब। स्ट्रॉ, जो भी हमारी खेती में जो भी कुछ बचे हुए घास फूस हैं वो कुछ, या ड्राई डंग, जो काऊ डंग होता है, जिसको गाँव में अभी भी खाना बनाने में इस तरह से काम में लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं? जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी। अब सन से एनर्जी तो आती जा रही है, इतने जल्दी ये ख़त्म होगी नहीं, इसको बहुत टाइम लगेगा ख़त्म होने में। और आप इसको ऐसा नहीं है कि दिन में 1 घंटा ही काम ले सकते हो। आप जब तक सनलाइट आप उसको यूज़ लो, उसको वो खुद को रिप्लेनिश करती जा रही है। ठीक है, विंड एनर्जी, कि विंड है नेचर में, चलेगी चलेगी, आप उसको एक्सट्रैक्ट करो, उससे एनर्जी लो और उसको ट्रांसफॉर्म करो इलेक्ट्रिसिटी में, या जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऐसा कोई कंपल्शन है नहीं। तो इस तरह से क्या, हम नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं वो आज के टाइम की ज़रूरत बनते जा रहे हैं, और हमें हमारे जो पावर जनरेशन है उसको धीरे धीरे इनके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी अमाउंट लिमिटेड है। तो वो कहाँ तक हम उसको इतना यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल है वो क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उन फ्रीली अवेलेबल है, बस उनको एक्सट्रैक्ट करना है, हमें प्रॉपर मैकेनिज्म लगानी है, प्रॉपर सेटअप बनाने हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है कि हम उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, और उससे जो भी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी उसे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से? बायो एनर्जी, जो भी आपके बायो वेस्ट हैं उनसे हमने जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करी वो। सोलर एनर्जी, जो भी सनलाइट जो भी आ रही है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं आजकल, जो भी ये सोलर पैनल से उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। विंड एनर्जी, जो इधर डेजर्ट में और यहाँ पे हम विंड मिल्स लगाते हैं, उससे हम प्रोड्यूस करते हैं। टाइडल एनर्जी, जो ओशंस के अंदर जो टाइड्स होती है जिनमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। या जो भी अर्बन वेस्ट है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है। वक्त की डिमांड ये है कि हमें कन्वेंशनल रिसोर्सेज को लिमिटेड करके नॉन कन्वेंशनल यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इनका डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो अब कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कोल है, ठीक है, तो कोल कैसे बनता है, कैसे बना होगा ये कोल की? अर्थ के अंदर जब हमने निकालते हैं, खुदाई करते हैं तो कोल निकलता है। तो कोल निकला कैसे, बना कैसे? बहुत सालों पहले, बहुत मिलियंस, लाखों करोड़ों साल पहले, कभी जो भी अर्थ पे मतलब जीव जंतु रहे होंगे, प्लांट्स रहे होंगे, वो क्या होते हैं कि वक्त के साथ साथ मिट्टी में दब गए, और वो दबे दबे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनमें कार्बन कंपोनेंट्स थे वो धीरे धीरे उन्होंने कोल का फॉर्मेशन कर लिया।
ठीक है, वो कोल के रूप में परिवर्तित हो गई। तो कोल का फॉर्मेशन होने में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत लंबा पीरियड लगा। इस कोल को आज हम पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, चाहे स्टीम जनरेशन में हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है, चाहे हम बॉयलर वगैरह के अंदर या गैसेस को, जो गैस पावर प्लांट्स होते हैं उसमें गैस को हीट करने में हम इसको काम ले लेते हैं। तो कोल बहुत अबंडेंटली यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि डिमांड हमारी ज़्यादा है और कोल मैक्सिमम शेयर देता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन में। तो कोल की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ रही है, राइट। अब ये देखो 70% ऑफ टोटल कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन द कंट्री, जो पूरी कंट्री में जो भी एनर्जी कंजप्शन हो रहा है उसका 70% जो है वो डिमांड हमारी फुलफ़िल करती है कोल के थ्रू, राइट। अब कोल के स्टॉक्स लिमिटेड हैं, केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है। फिर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस ये क्या है, मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स के, साइक्लो एल्केन्स के, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स के, ठीक है। तो जब हम अर्थ में ड्रिल करते हैं तो वहाँ से जब ऑयल मतलब क्रूड निकलता है उसमें से, उसको जब फिल्टर प्यूरिफाई करेंगे तो वहाँ से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलग अलग वैक्स भी निकलेगी उसमें से, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे जब उसका प्यूरिफिकेशन होगा, उसकी रिफाइनिंग होगी, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद हमें पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, फिर वैक्स, फिर प्लास्टिक, इस तरह से हमें चीज़ें मिलती है। और उससे जो गैस निकलती है वो हमें जब रिएक्शन कर लेती है तो कांटेक्ट में आती है पेट्रोलियम लेयर के साथ में, तो वो नेचुरल गैस बन जाती है, राइट। तो ये हमारा इसका प्रोडक्शन होता है नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस का जो मिक्सचर है वो 50 to 90% इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब होता है, ठीक है। तो अब जैसे पेट्रोल, डीजल है, ये हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम आता है काफ़ी हद तक। बाकी डीजल के तो जैसे जनरेटर वगैरह भी हम चलाते हैं, पर मतलब ये है कि ये पावर जनरेशन में इनका मेजर रोल रहता है। नेचुरल गैस है वो हाउस होल्ड में भी काम आ रही है, डोमेस्टिकली हम यूज़ कर पाते हैं, और भी काफ़ी जगह इसके यूजेस हैं। तो हमारे पास जो स्टॉक्स लिमिटेड हैं उनको हमें वाइसली यूज़ करना है। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो घरों में भी यूज़ हो जाता है गैस स्टोव जलाने में, और इस तरह से फ्यूल वुड है, जो भी पेड़ों से, जो भी जंगलों में आपको लकड़ियाँ मिल रही है, वो भी एक हद तक लिमिटेड है कि उसका स्टॉक भी लिमिटेड है कि जितने पेड़ हैं, हमेशा नहीं है कि सबको काट दें, या काफ़ी हद तक डिफोरेस्टेशन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हो रहा है। तो हमें उसको भी बहुत ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि गाँव में उसको आज भी पेड़ काट के लकड़ी ले आते हैं और उसका खाना बना लेते हैं उसको जला के। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये हम इन्हें इतने जल्दी वापस से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनका एक बार डिप्लीशन हुआ तो काफ़ी टाइम लगेगा इनको दोबारा प्रोड्यूस होने में, और इतना टाइम हम बिना एनर्जी किए, क्योंकि इनका एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत मेजर रोल है, राइट। अब जो है नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं स्कोप एंड स्टेटस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया, राइट। तो देखो कोल का हम जो यूज़ कर पा रहे हैं, ये 2017 का डेटा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कोल जो हमारा एनर्जी जनरेशन में काम आता है 44.3% काम आता है, पेट्रोलियम 25.3%, नेचुरल गैस 5.8%, न्यूक्लियर 1.1%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 1.4%। तो जैसे अभी हम देखें नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस के साथ में क्या इशू है कि इंडिया की जो थर्ड रैंक थी 2016 में, इंडिया की नेचुरल गैस कंजप्शन में थर्ड रैंक थी, मतलब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस यूज़ होती है यूएस और चाइना के बाद में, ठीक है, जिसका डेटा था 212.7 मिलियन टन्स, राइट। फिर 2015 का जो कैलेंडर ईयर था उसमें नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन हम कर रहे थे डोमेस्टिकली इस कंट्री में, वो था 29.2 बिलियन क्यूबिक मीटर, और कंजप्शन हम कर रहे थे 50.6 बिलियन क्यूबिक मीटर। मतलब हम प्रोड्यूस इतना नहीं कर पा रहे जितना हम कंजप्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि कंजप्शन के मामले में तो हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हैं। तो ये जो रिमेनिंग है कि हमने जितना प्रोड्यूस नहीं किया उससे ज़्यादा कंजप्शन कर लिया, तो उसकी डिमांड को मीट करने के लिए हमें बाहर से
एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो कि बहुत कॉस्टली होती है और हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ पे इसके लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, राइट। हालांकि अब जैसे इंडिया है तो इंडिया में ONGC जो एक कंपनी है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो इसमें क्या है, ONGC काफ़ी बड़ी कंट्री है। इसने सूडान, सीरिया, ईरान, नाइजीरिया, यहाँ पे खुद के ऑयल फील्ड्स के जो मतलब जो शेयर थे उसमें, ऑयल फील्ड्स में शेयर लिए हैं, ताकि वहाँ पे अब हमें किसी न किसी रूप में कुछ पार्टिसिपेशन हो हमारा इनको एक्सट्रैक्ट करने में, और वो हमें थोड़ा सस्ता पड़े, हमारी डिपेंडेंसी उन पर कुछ हद तक कम हो सकती है। राजस्थान, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ये कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पे हाल ही में ONGC और रिलायंस ने, और भी काफ़ी कंपनियाँ, लेकिन मेजर जो बड़ी कंपनियाँ इन्होंने मतलब खुद के प्लांट्स लगाने के बारे में दिमाग लगा रहे हैं इन, और मोज़ाम्बिक में किया है, और रिसेंटली ही ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, तो वहाँ से गैस पाइपलाइन डाली है, क्योंकि अरब कंट्रीज़ तो ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए बहुत ज़्यादा स्टॉक वहीं हैं, तो पाइपलाइन डाली है ताकि एफिशिएंटली हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। फिर है कोल जो है, उसके बाद में है कोल। कोल है 5th लार्जेस्ट रिज़र्व जो है इंडिया में है। वर्ल्ड का सबसे जो 5वां सबसे बड़ा जो रिज़र्व है कोल की, वो इंडिया में है। 2018 में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था कोल का इंडिया, जिसने 141.7 मिलियन टन्स जो कोल था वो इंपोर्ट किया है, और कंज्यूम किया है 452.2 मिलियन टन, ठीक है। तो और दुनिया में जो कोल की सबसे बड़ी कंपनी है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। तो हमें जो है कोल जो सबसे ज़्यादा कंट्री में जो कोल भी जितना यूज़ हो रहा है पावर प्लांट्स में, जहाँ भी कहीं, उसका 85% तो हमें कोल इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसका जो वर्ल्ड में शेयर है वो है 7.8%, राइट। फिर है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम बेसिकली वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोल भी यूज़ कर सकते हैं, और गैस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में वो इंडिया है, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं वो करते हैं कोल बेस्ड पावर प्लांट्स का, जिसमें कोल एज ए एनर्जी रिसोर्स काम आता है, ठीक है। ये तो हमारे एनर्जी के जो रिसोर्सेज थे, कन्वेंशनल सोर्सेज है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, और इनका क्या स्टेटस है प्रेजेंट वो देखा। बाकी और भी इसका काफ़ी डेटा है, जो अगर हम डेप्थ में देखेंगे तो बहुत अभी एट प्रेजेंट बहुत कुछ इसमें इस सेक्टर में हो रहा है, और धीरे धीरे हम नॉन रिन्यूएबल को प्रेफर कर रहे हैं, ताकि हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम वाइसली यूज़ कर सकें। फिर है बेस लोड और पीक लोड प्लांट्स क्या होते हैं। बेस लोड प्लांट्स वो होते हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको रेगुलर जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको मीट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड की, मतलब जो मिनिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए उसको जो रेगुलर सप्लाई कर रहा है, यानी इसको हम कंटिन्यूस लोड प्लांट भी बोलते हैं। वो होते हैं आपके बेस लोड प्लांट। जैसे अभी नॉर्मल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड है वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि आपने मान लो जैसे सपोज़ दिन रात आपके कूलर पंखे जो भी अभी चल रहे होंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि लीस्ट से लीस्ट इतना ही चल रहा होगा, मैक्स टू मैक्स। तो क्या है कि दिन में भाई इतने घंटे फ्रिज चल रहा है, इतने घंटे ये फ्रिज 24 घंटे चलता है, टीवी इतने इतने आवर्स ऑन एन एवरेज चल रहा है, पंखा इतने टाइम चल रहा है। तो ऐसे करके एक मतलब 24 घंटे का एक मिनिमम लेवल है कि मतलब एक घर में जैसे सपोज़ कि पर्टिकुलर किसी एक घर में 10 यूनिट चल रही है पूरे दिन की, तो वो और उस हिसाब से अगर मान लो एक जो प्लांट है उसको मान लो कुछ वॉट यूनिट, किलो वॉट यूनिट, जैसे सपोज़ कि उनको 1000 किलो वॉट यूनिट एक प्लांट को रेगुलर डेली सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, एक ग्रिड को, तो वो उसका हो गया बेस लोड। और ये क्या होता है, हमेशा चलती रहती है, ये सप्लाई उसकी हमेशा रहेगी, रनिंग में रहेगी, इसको कंटिन्यूस लोड भी बोलते हैं। ये बेसिकली होते हैं जो भी आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। और पीक लोड प्लांट कौन से होते हैं, जब आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको सडनली ज़्यादा है,
तो वो आपकी जो सप्लाई होगी वो पीक लोड प्लांट से होगी। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे अभी जस्ट सपोज अभी गर्मी है, गर्मी नहीं, जैसे दिन में 9 से 7 का जो टाइम होता है, 9 से 7 या 9 से 5 या 9 से 6 जो भी टाइम है ऑफिशियल टाइम है, उस वक्त हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और तो हमें सडनली क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, रात को हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पे जब एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, उस डिमांड को मीट करने के लिए जो पावर प्लांट्स होते हैं वो होते हैं पावर पीक लोड पावर प्लांट्स। इसमें बेसिकली कौन से होते हैं, हाइडल पावर प्लांट्स, गैस टरबाइन प्लांट्स, पंप स्टोरेज सिस्टम, ये होते हैं आपके पीक लोड प्लांट्स। तो बेस लोड और पीक लोड में क्या फ़र्क है, बेस लोड में क्या आपका लीन टाइम, जब आपका लोड लीन आवर्स में होता है, जबकि लीन आवर्स और पीक आवर्स है दोनों इसमें काउंट होते हैं कि इतने घंटे आपका नॉर्मल अप्लाइंसेस चल रहे हैं और बाकी पर्टिकुलर टाइम पे आपका मैक्सिमम अप्लाइंसेस चल रहे हैं, वो दोनों मिक्स होके आपका बेस लोड प्लांट होता है कि प्लांट को ऑन एन एवरेज भी 1000 किलोवाट 24 घंटे में प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, वो हो गया बेस लोड। लेकिन सडनली उसको अगर हमें चाहिए 1000 की जगह मान लो 2000 चाहिए, तो वो जिस टाइम पे हमें सडनली वो डिमांड बढ़ी है भाई, कोई ना कोई उस वक्त ऐसी नीड हुई होगी, उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमें अलग से जो पावर प्लांट होते हैं वो होते हैं गैस टरबाइन और हाइडल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि हमारे कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज थे वो कौन से हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो भी अलग अलग पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।